नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम आज पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया गया था। तो उसके तहत जो एक्ट पारित किए गए थे उनको पढ़ना है। उसमें से पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया यहां से स्टार्ट होती है। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। अब हुआ क्या था कि उस टाइम के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ये नाम था। इनकी एक गुप्त समिति ने जो एक्ट पारित किया, एक्ट यानी कि अधिनियम, उसी को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसी को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखो। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन व भारत में दोनों स्थानों पर कंपनी के कार्य को नियंत्रित करना। इन दोनों, भारत और इंग्लैंड में, यहां पर जो कंपनी के कार्य थे इनको नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसके अलावा कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए क्या था कि ब्रिटेन और इंग्लैंड से ही, ये दो स्थान यहां से थे जहां पर कंपनी का शासन संचालित होता था। इंग्लैंड से और भारत में क्या होते थे? गवर्नर जनरल है, सैनिक अधिकारी के, असैनिक अधिकारी के, तो यहाँ आकर क्या करते, काम करते थे। लेकिन गवर्नर जनरल कौन चुना जाएगा? कौन सा व्यक्ति, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड जो गवर्नर जनरल की जो परिषद के लोग हैं, वो कहां से चुने जाएंगे? ब्रिटेन से चुने जाते हैं। सारा काम का निरीक्षण ब्रिटेन में होता था। तो ब्रिटेन और इंडिया दोनों पर क्या होते थे? कंपनी के अधिकारी होते थे। यहां इन दोनों जगहों पर कंपनी का कार्य नियंत्रित होता था, इस जगह पर। तो यहां पर इन दोनों कार्य को नियंत्रित करना था और कंपनी में जो दोष व्याप्त थे, इनको व्याप्त दोषों को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। वह था क्या कि प्रॉब्लम क्या थी? जो कंपनी थी ये बार बार क्या कर रही थी? ऋण मांग रही थी। किससे? ब्रिटेन की सरकार से।
एक तरफ कंपनी क्या कहते ऋण मांग रही थी, जबकि दूसरी तरफ बात की जाए तो कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी जो कि भारत में तैनात थे, कंपनी के वो अधिकारी जो भारत में तैनात थे, उन्होंने क्या किया था कि 1757 के बाद से लेकर 1772 के दौरान भारत को खूब लूटा था, भारत को खूब लूटा, और भारत की लूट से इन अधिकारियों ने क्या किया था, खूब धन कमाया, खूब धन एकत्रित कर लिया था। और ये धन क्या करते थे, ये भारत से इंग्लैंड ले आते थे, भारत से ये सारा धन एकत्रित करके इंग्लैंड ले आते थे, और इंग्लैंड लाने पर ये ऐशो आराम की रईसों की जिंदगी जीते थे। और इन्हें देखकर जो इंग्लैंड के लोग थे वो क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे, इनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, इनसे जलते थे, इनको क्या क्या करते थे, इनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, इनसे घृणा करते थे, घृणा करने लगे। क्योंकि क्या करते थे, ये भारत को बुरी तरीके से इस दौरान खूब लूट कर धन एकत्रित किया और इंग्लैंड में आकर ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगे। तो ये जो इनके ऐशो आराम थे ये ब्रिटेन की जनता में चमकने लगा, उनको दिखने लगा। इससे क्या कि ब्रिटेन की जनता इनको बुरी नजर से देखने लगी और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि एक तरफ ये भारत को लूट रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं की कंपनी जो है वो क्या है, सरकार से ऋण मांग रही है, वो कर्जे में डूब रही है। तो जब ये गड़बड़ी देखी कि एक तरफ लूट भी रहे हैं, धन एकत्र करके इंग्लैंड ला रहे हैं, ऊपर से कंपनी सरकार से ऋण मांग रही है, तो ये चीज जब उन्होंने देखी तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की जनता के दबाव में आकर यहाँ की सरकार ने ये देखकर तो इस पर संसदीय नियंत्रण लागू करने का फैसला किया। और तभी लॉर्ड जो लॉर्ड थे, इनकी एक गुप्त समिति ने एक अधिनियम पारित किया, कुछ प्रावधान पारित किए जिसी को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसने कुछ सुझाव दिए थे, उसी सुझावों को बनाकर एक एक्ट बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये था जो प्रमुख उद्देश्य था वो इन वजह से आया था। ठीक है, आगे देखो। और भारत की जो ये लूट थी, भारत को इन लोगों ने जो लूटा था उसको ब्रिटिश संसद में भी इस सवाल को उठाया गया। अब देखो इस पर संसदीय नियंत्रण कैसे लागू किया गया। जब इंग्लैंड जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो इसमें क्या था, एक अध्यक्ष चुना गया था जिसे क्या कहते थे, कोर्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर कहते थे अध्यक्ष को, निदेशक जिसे क्या कहते थे, निदेशक, क्या कहते थे, निदेशक, और एक उपनिदेशक, उपाध्यक्ष, और क्या थे 24 इसके क्या थे सदस्य हुआ करते थे। स्टार्टिंग में ये प्रावधान था, स्टार्टिंग में ये प्रावधान था। तो अब क्या कर दिया गया, अब क्या कर दिया गया, अब देखो एक तो ये पहले की बात थी, इसके साथ देखो इंग्लैंड में क्या था, ये कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी कार्य को देखने के लिए दो संस्थाएं थी, कार्य को देखने के लिए दो संस्थाएं थी। दो संस्थाओं में है, पहला है
निदेशक मंडल, एक था निदेशक मंडल और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कोर्ट ऑफ प्रोप्रीटर्स, अरे स्वत्वधारी मंडल। निदेशक मंडल एक स्वत्वधारी एक होता है स्वत्वधारी मंडल। ये थे जो निदेशक मंडल था, इसी को कहा जाता था 24 सदस्यों को। इसमें कितने थे? 24 लोग होते थे। इसमें एक निदेशक जिसको उपाध्यक्ष कहा जाता था, फिर अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अब देखो ये 24 थे, इनका जो कार्यकाल था 1 साल का था पहले। अब देखो जब ये एक्ट पारित किया गया, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कुछ नए प्रावधान किए गए। पहले दो संस्थाएं थी इस कंपनी को देखती थी, निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें 24 तो इस निदेशक मंडल में होते थे और बाकी स्वत्वधारी मंडल में होते थे, 24 सदस्य होते थे इसके। इसका कमेटी थी कि 26 लोगों की, एक अध्यक्ष, निदेशक, उप निदेशक और 24 सदस्य होते थे इसके, इस कमेटी के। तो ये निदेशक मंडल था जिसमें 24 सदस्य होते थे, निदेशक मंडल कहा जाता था। एक स्वत्वधारी मंडल था और जिस निदेशक मंडल, ये निदेशक मंडल होते थे, इसके लोगों का जो कार्यकाल था, इसके कर्मचारियों का, वो 1 साल था। अब क्या कर दिया गया कि जब ये एक्ट पारित किया गया तो इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया, इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। कुछ संशोधन कर दिया गया। उस समय क्या था कि इनका पहले क्या था कि निदेशक का, उपनिदेशक का, 24 सदस्यों का क्या होता था? चुनाव होता था। क्या होता था? चुनाव होता था। चुनाव होने के बाद में कार्यकाल 1 साल था। अब क्या कर दिया देखो, अब 24 जो निदेशक के सदस्य हैं, निदेशक मंडल सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना कर दिया? कार्यकाल कर दिया 5 साल, 5 साल कर दिया। और साथ में ही प्रति वर्ष 1/4 सदस्य क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे। यानी कि 1/4 सदस्य, 24 में से 1/4 सदस्य क्या करेंगे? 1/4 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। यानी कि 24 में से 25% घटा दो, 1/4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 सदस्य। 24 में 6 सदस्य क्या करेंगे? प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। और जो वोट देने का अधिकार है, यानी कि चुनाव होते थे इनके लिए, और चुनाव होते थे वोटिंग से, वोट डाला जाता था। वोट डालने का अधिकार जो पहले क्या था, पहले जिन व्यक्तियों के पास, जो कंपनी में शेयर होल्डर है, जिनका शेयरों की मात्रा 500 पौंड थी, पहले वो वोट डाल सकते थे इनके चुनावों के लिए, निदेशक मंडल के चुनावों के लिए। अब क्या कर दिया? अब 500 से बढ़ाकर 1000 पौंड कर दिया कि 1000 पौंड का शेयर धारक जो है वही निदेशक मंडल के लिए क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है, वही चुनाव में वोट डाल सकता है। ठीक है, तो कम से कम 1000 पौंड का शेयर होल्डर होना चाहिए, वही चुनाव का अधिकारी होगा। तो ये एक चेंज ये कर दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके सदस्यों में 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे और $1000
जिसके पास शेयर हजारों डॉलर के शेयर होल्डर्स ही चुनाव में पार्ट ले सकेंगे। तो ये था इंग्लैंड के संदर्भ में। अब देखो भारत में क्या किया गया। भारत में क्या किया गया। देखो भारत में क्या किया। देखो भारत में जो बंगाल का गवर्नर है, किसका, बंगाल का गवर्नर, इसको क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये हो गया एक। और बंगाल को मुख्य प्रेसिडेंसी बना दिया गया। जो बंगाल के अंडर तीनों प्रेसिडेंसियों को शामिल कर लिया गया, जिसमें है बंबई, कलकत्ता और चेन्नई, मद्रास, सॉरी चेन्नई नहीं, मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी है। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल के अंदर यानी कलकत्ता के अंदर, बंगाल में कौन थी, कलकत्ता थी, यानी कि दोनों जो है मद्रास और ये कलकत्ता के अंदर में आ गई, ये दोनों, यानी कि मेन जो हेड है वो कलकत्ता हो गया, ये दोनों उसके अंदर में आ गई। मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, अब कलकत्ता के अंडर में रहकर, बंगाल के अंडर में रहकर ये क्या करेगी, कार्य करेगी। इसके साथ ही क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसमें कितने थे, 4 सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्य की परिषद है, 4 सदस्य की परिषद है ये, और गवर्नर जनरल इन चारों इन 4 व्यक्तियों को, इसको ने पांचों को क्या कर दिया गया, ब्रिटेन जो कंपनी के सैनिक व असैनिक शक्तियां इन चारों को सौंप दी गई। सैनिक और असैनिक शक्तियां गवर्नर जनरल की परिषद, इसमें 4 सदस्य होकर थे, तो एक गवर्नर जनरल खुद, यानी कितने हो गए, 5। इन 5 को सैनिक और असैनिक शक्तियां सौंपी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये याद रखना है आपको। और जो इसके साथ ही क्या कहेगी, जो 4 सदस्य की परिषद है, ये क्या करेगी, ये आपसी मत से क्या करेगी, कोई भी फैसला करेगी। अगर इनमें क्लेश होता है, क्योंकि 4 हैं, चारों क्या करेंगे, अगर 2-2 का मत हो जाएगा तो गवर्नर जनरल क्या करेगा, ये विशेष मत देने का इसे अधिकार है। यानी कि ये तभी मत देगा जब इनमें क्या हो, क्लेश हो जाए चारों में। ये चारों ही क्या करेंगे, किसी बात पर फैसला कौन करेंगे, ये इनकी आपसी सहमति से कोई काम होगा। अगर इनकी आपसी सहमति नहीं बन पाती है, जो वोटिंग है 2-2 की हो जाती है, तब ये वोट करेगा
तब जाके कोई फैसला निकल पाएगा। ये आपको याद रखना। तो विशेष निर्णायक पद देने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? एक बड़ी चीज कि 1774 में एक्ट कब आया? 1773 में। 1774 में कलकत्ता के अंदर एक उच्चतम, कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके जो पहले जज थे, मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य जज, वो थे सर एलिजा इम्पे, ये थे इसके प्रमुख जज। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई। और ये जो न्यायालय था ये एक अपीलीय न्यायालय थे। कौन सा? अपीलीय। यानी कि यहां पर क्या कर सकते थे आप? सॉरी, अभिलेख था, अपीलीय नहीं, ये अभिलेखी न्यायालय था। इसके फैसले के विरुद्ध, इस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अगर किसी को फैसला मंजूर नहीं है, प्रीवी काउंसिल में, फैसले के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे। फैसले के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। ये इस एक्ट के तहत किया गया। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया? जो कंपनी के अधिकारी बिना लाइसेंस के क्या करते, व्यापार करते थे, काफी मुनाफा कमाते थे, तो क्या किया गया? जो कंपनी के अधिकारी थे, कंपनी के कर्मचारियों को, सैनिकों हो या चाहे असैनिकों, बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखना, प्रतिबंध लगा दिया गया। बिना लाइसेंस आप व्यापार नहीं कर सकते। इसी के साथ कंपनी के कर्मचारी, कौन से कर्मचारी? सैनिक हो चाहे असैनिक हो, वो क्या नहीं कर सकते थे? किसी से भी क्या नहीं कर सकते थे? कोई गिफ्ट या भेंट नहीं ले सकते। ये भी प्रावधान इस एक्ट के तहत कर दिया गया कि आप किसी से भी कोई गिफ्ट वगैरह, कोई उपहार नहीं ले सकते। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत कंपनी को पूर्णतः नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एक्ट लाया गया, इसमें कुछ नए प्रावधानों को जोड़ने के लिए, इसको एडिट करने के लिए, इसको संशोधित करने के लिए 1781 में एक नया एक्ट आता है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां रह जाती है। तो उसकी कमियों की भरपाई करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। तो अब अगला एक्ट जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट।
अगला जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में देखो क्या होता। 1773 में क्या लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसको संशोधित करने के लिए 1781 में एक और एक्ट आया, लेकिन इसके असफल होने के बाद ये एक्ट असफल हो गया, फिर एक नया एक्ट लाया गया 1784 में, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखना है आपको, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 की एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट था, यह एक्ट क्या था, यह एक्ट था कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज। ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज। ब्रिटेन की संसद द्वारा लाया गया और इसके तहत ब्रिटिश की जो रानी थी, ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्वामित्व भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा करने के लिए ये पहला दस्तावेज माना जाता है, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य हैं, देखो इस अधिनियम में क्या किया तथ्य देखो। जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इसकी व्यापारिक व राजनीतिक अधिकार जो थे, ये दोनों अधिकार जो थे, इनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, यानी कि इनको पृथक कर दिया गया। एक तरफ कंपनी क्या कर रही है इंडिया में, एक तरफ व्यापार कर रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर रही है भारतीय प्रदेशों पर। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटेन संसद ने यह तथ्य रखा, यह प्रावधान किए कि कंपनी की व्यापारिक कार्य क्रियाकलाप अलग रखे जाएंगे और राजनीतिक क्रियाकलाप अलग हो। तो स्पष्ट क्या कर दिया, उनके राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों का, क्रियाकलापों का इनको अलग अलग कर दिया गया। जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे, ये व्यापारिक क्रियाकलाप ये कंपनी के जो निदेशक थे, जिस क्या कहते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके हाथों में सुरक्षित रखा, इनके हाथों में
यथावत रखा, पहले भी नहीं किया हाथों में था, यथावत रखा। और क्या किया, राजनीतिक अधिकार जो थे ये कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी जिनमें सैनिक अधिकारी व असैनिक अधिकारी, इनके हाथों में रख दे दिया कि व्यापारिक क्रियाकलापों को ये संभालेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे क्या कहते थे, निदेशक मंडल। क्या कहते हैं, निदेशक मंडल। जो ये कहां पे था, ये इंग्लैंड में थे। और राजनीतिक अधिकार कौन संभालेंगे, कंपनी के अधिकारी, जो सैनिक और असैनिक अधिकारी जो है ये मिलकर क्या करेंगे, राजनीतिक नियंत्रण या राजनीतिक अधिकारों को नियंत्रित करेंगे। मतलब ये कंपनी के अधिकारी, सैनिक असैनिक अधिकारी ये जो है ये क्या करेंगे, कंपनी का कार्य, इनके राजनीतिक कार्यभार ये संभालेंगे। और इनको नियंत्रित करने के लिए, और जो कंपनी के सैनिक और असैनिक अधिकारी है जो एक राजनीतिक अधिकारों का ये पैरवी करते थे, इनको भी नियंत्रित करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए मतलब राजनीतिक अधिकार ये संभालेंगे, लेकिन इनको नियंत्रित कौन करेगा, इनको 6 सदस्यों वाली, 6 सदस्यों की एक समिति, इंग्लैंड में एक समिति का निर्माण किया गया। कहां पे, इनके लिए इंग्लैंड में एक समिति का निर्माण किया 6 सदस्यों वाले, जिनको क्या कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, जो कि इन अधिकारियों के कार्य को नियंत्रित और निरीक्षित करेगी, निरीक्षण करेगी इन कार्यों का। राजनीतिक अधिकारों का उपयोग ये लोग कर रहे थे, लेकिन इनके अधिकारों, ये जो राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, सही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करना है, इन सबको नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यों की कमेटी बनाएगी, समिति बनाएगी, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। और जो ये कि इनके कंपनी के सैनिक और असैनिक अधिकारियों को क्या करती थी, नियंत्रित करती थी। और इस कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास इतना पावर दे दिया गया कि ये जो है ये क्या कर सकता था, जो भारत में गवर्नर जनरल है बंगाल का, कौन, गवर्नर जनरल, ये बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के किसी भी देशी नरेश से, किसी भी देशी राजा से ना तो कोई संधि कर सकता है, ना ही युद्ध कर सकता था। ये प्रावधान किए गए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बिना अनुमति के भारत का या बंगाल गवर्नर किसी भी देशी राजा से संधि नहीं कर सकता और युद्ध नहीं कर सकता। उससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनके जो 6 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति और इनकी क्या करें, पदच्युत करने का जो अधिकार था वो किसके पास था, इंग्लैंड के सम्राट के पास, यानी इंग्लैंड का जो राजा होता था उसके पास होता था। इसको कोई नहीं हटा सकता था, इंग्लैंड का सम्राट हटा सकता था इन लोगों को। ये भी इसके तहत प्रावधान कर दिया गया। इनमें से, इन 6 सदस्यों में से, ये देखो, इन 6 सदस्यों में से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य होते थे। इन 6 सदस्यों में से देखो कौन क्या क्या होता था। इनमें से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इनमें से क्या क्या होता था, चांसलर ऑफ
एक्स चेकर, एक चांसलर होता था, एक तो चांसलर होता था, एक क्या होता था, एक सचिव होता था, एक होता था राज्य सचिव, एक राज्य सचिव होता था इसमें, और बचे चार। चार क्या होते थे, इसे चार व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। क्या होते थे ये सदस्य, क्या होते, चार लोग क्या होते थे प्रीवी काउंसिल सदस्य। चार सदस्य कल प्रीवी काउंसिल के होते थे। कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। एक चांसलर और एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल सदस्य हुआ करते थे। इनमें हटाने का अधिकार सम्राट होता। और इसके तहत क्या कर दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें कितने व्यक्ति थे, कितने सदस्य थे, 4। इन 4 से घटाकर इनकी कर दी गई 3। 4 से घटाकर इनकी सदस्यता कितनी कर दी, 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। और प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई गवर्नर जनरल की। और प्रांत के जो गवर्नर जनरल होते थे, प्रांत गवर्नर, गवर्नर की परिषद, इसकी भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और 3 में से एक कौन होता था, एक सेनापति होता था, एक को सेनापति बना दिया 3 में से। क्योंकि बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी वो तो मुख्य थी, उसके अलावा कलकत्ता और जो बंबई की है और मद्रास की है, इसके अलावा जो प्रांत अन्य प्रांतों में भी क्या होती थी, वहां भी अंग्रेज तैनात थे, वहां भी गवर्नर हुआ करते थे, प्रांतीय गवर्नर बोलते थे इनको। और इसके तहत क्या कर दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसके अधिकारों में बढ़ोतरी कर दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल में इसके क्या कर दिया गया, ये जो प्रांत के और अन्य प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर है, अगर ये सेंटर की बात नहीं माने, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बंगाल जो अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कहे कि फिर बंगाल की जो परिषद जो निर्णय लेती है उसको नहीं माने, तो इस गवर्नर को हटाने का अधिकार इस गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसको बंगाल के गवर्नर जनरल को इनको हटाने का भी अधिकार दे दिया गया, हटाने का अधिकार। बात नहीं मानने पर, किस बात की, सेंटर की बात नहीं मानने पर। अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट कुछ कहती है, अगर नहीं माने तो इनको बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत कर दिया गया। और इसके तहत क्या कर दिया गया कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी है, भारत में जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हैं, अगर इन पर किसी अवैध तरीके का जो कोई केस किया जाएगा, तो वो कहाँ किया जाएगा, इंग्लैंड में किया जाएगा। अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई, एक न्यायालय बना दिया गया अवैध कार्यों की सुनवाई के लिए। अगर कोई केस करना है, कोई मुकदमा करना है, मुकदमा चलेगा तो इंग्लैंड में चलेगा, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया गया भारत में तैनात अंग्रेज अधिकारियों के केस को लेकर। और ये तो बता ही दिया कि भारत के जो गवर्नर जनरल है उसको देशी राजाओं के साथ संधि करने, युद्ध करने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्या लेना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी इसके तहत कर दिया गया। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके तहत क्या कर दिया गया, भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इस तरीके से जो कंपनी जो थी,
कंपनी के अधिकारी जो थे, अंग्रेज अधिकारी अवैध तरीके से क्या कर रहे थे, लूट कर रहे थे भारत की, अवैध तरीके से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उनको क्या कर दिया गया, इसके तहत नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये जो प्रावधान किए गए थे उसके तहत उतना नहीं उतने प्रावधान के तहत कंपनी जो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेटरी एक्ट है, इनके प्रावधान जो थे, जो इनके अधिकार बताए गए थे, उन अधिकारियों को पूरी तरीके से इन भारत में तैनात अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी अनुपालना नहीं की थी। इतना पता है, इतना ध्यान रखना है। लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से भारत का संवैधानिक इतिहास स्टार्ट होता है कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण को लेकर। ठीक है, तो याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। किस वजह से आया था, वजह से ये थी कि रेगुलेटरी एक्ट को संशोधित करने के लिए 1781 में एक्ट लाया गया। वो सफल हो, उस असफलता को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसमें ये कुछ प्रावधान थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बन रहा है, इसमें 6 सदस्य हैं, इनको हटाने का अधिकार के सम्राट को है और इनकी अनुमति के बगैर गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता। भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य 4 से हटाकर 3 कर दी, प्रांतों में यही कर दी कि 4 से हटाकर 3 कर दी, एक सेनापति नियुक्त कर दी उसमें से। अंग्रेज अधिकारियों पर कोई अगर केस करना है अवैध कार्यों को लेकर तो इंग्लैंड में कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक स्पेशल न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अगर उसकी परिषद या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कोई फैसला सुनाया है, कोई काम बताया है, अगर उसकी अनुपालना प्रांतीय गवर्नर या प्रेसिडेंसी, अन्य प्रेसिडेंसी के गवर्नर नहीं करते हैं तो उसको हटाने का अधिकार गवर्नर जनरल को है, बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।